कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसानियत ने खुद को ही लगभग खत्म कर दिया था। एक भयानक न्यूक्लियर वॉर के बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, शहर उजड़ चुके हैं और जो लोग बचे हैं वे अब दो अलग अलग समूहों में बंट चुके हैं, जेनेटिक्स और स्पेशल। जेनेटिक्स वे लोग हैं जिनके डीएनए को बदलकर उन्हें ज्यादा ताकतवर, बुद्धिमान और सक्षम बनाया गया है। उन्हें नई दुनिया के नेता माना जाता है। दूसरी तरफ स्पेशल वे आम इंसान हैं जिन्हें अब इस समाज में कमजोर और बेकार समझा जाता है। इन्हीं स्पेशल लोगों में से एक है लेऑन। वह पैराप्लेजिक है, यानी वह चल नहीं सकता और जेनेसिस इंस्टीट्यूट नाम की दुनिया की सबसे बड़ी जेनेटिक लैब में जेनेटर का काम करता है। बाहर से वह एक साधारण कर्मचारी लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने वाला है। एक दिन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप विजिट पर आता है। होस्ट उन्हें बताता है कि 65 साल पहले लियाम स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने युद्ध के बाद दुनिया को बचाने के लिए कई बड़ी खोजें की थी। उन्हीं खोजों में सबसे महत्वपूर्ण था जेनेसिस फूल, एक ऐसा पौधा जो न्यूक्लियर विस्फोट के बाद पैदा हुआ और सामान्य ऊर्जा स्रोतों से कहीं अधिक ऊर्जा पैदा कर सकता था। जब सबका ध्यान इस प्रेजेंटेशन पर होता है, लेऑन अपनी गोद ली हुई बहन क्लोए की मदद से सिक्योरिटी सिस्टम में घुस जाता है। क्लोए भी उसी स्टूडेंट ग्रुप का हिस्सा होती है। दोनों मिलकर एक सुरक्षित दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं और एक ऐसे कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं। लेऑन अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना चूहा निकालता है और उसे गार्ड्स की तरफ भेजता है। गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय उसमें से स्लीपिंग गैस निकलती है और दोनों गार्ड बेहोश हो जाते हैं। अब रास्ता साफ हो चुका होता है। लेऑन लैब के ऑक्सीजन सिस्टम में स्लीपिंग गैस का सिलेंडर जोड़ देता है। कुछ ही पलों में पूरी लैब के वैज्ञानिक बेहोश हो जाते हैं। उसका प्लान अब तक बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आ जाती है। अगले दरवाजे को खोलने के लिए एक सिक्योरिटी कोड चाहिए और लेऑन के पास वह कोड नहीं होता। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। तुरंत वह क्लोए से संपर्क करता है। उसी समय लेऑन को कोड ढूंढने में मदद करने के लिए क्लोए अपना अगला कदम उठाती है। इधर होस्ट स्टूडेंट्स को समझा रही होती है कि इस दुनिया में बच्चे के जन्म से पहले ही उसके माता पिता तय कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी जेनेटिक खूबियां होंगी, लेकिन स्पेशल लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनका शरीर इस प्रक्रिया को अपनाने लायक नहीं होता। इतना सुनते ही एक घमंडी स्टूडेंट स्पेशल लोगों का मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं और इन्हें तो इस दुनिया से हटा देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर क्लोए का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वह सिर्फ गुस्सा नहीं करती बल्कि उसी बात का फायदा उठाती है। वह जानबूझकर उस लड़के से बहस शुरू कर देती है और देखते ही देखते दोनों के बीच सबके सामने झगड़ा होने लगता है। हंगामा बढ़ता देख एक सिक्योरिटी गार्ड बीच में आ जाता है और दोनों को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि क्लोए का असली मकसद कुछ और ही था। बहस के दौरान क्लोए बड़ी चालाकी से गार्ड की जेब से उसकी एक्सेस की वाली नोटबुक चुरा लेती है। उसी में इंस्टीट्यूट के कई सिक्योरिटी कोड और चाबियां होती हैं। कुछ ही देर बाद वह सही एक्सेस की लेऑन तक पहुंचा देती है। अब लेऑन के सामने आखिरी दरवाजा भी खुल जाता है और वह आखिरकार उस सीक्रेट लैब के अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाते ही वह एक लीवर खींचता है। इसके साथ ही कांच के बड़े गुंबद की सिक्योरिटी खुल जाती है। इसी गुंबद के अंदर वह अनमोल जेनेसिस फूल सुरक्षित रखा गया होता है। लेऑन अपने बनाए हुए एक छोटे से ग्लास कटर की मदद से कांच काटता है और बड़ी सावधानी से उस फूल का एक छोटा सा सैंपल निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही सैंपल बाहर निकलता है पूरे इंस्टीट्यूट में खतरे का अलार्म बज उठता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मुख्य गेट पर पहुंच जाते हैं और बाहर निकलने वाले हर इंसान की जांच शुरू कर देते हैं। फिर भी लेऑन किसी तरह बिना पकड़े लैब से बाहर निकल आता है और विजिटर्स की लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वह जानबूझकर क्लोए से टकरा जाता है। टक्कर लगते ही क्लोए का टेडी बियर नीचे गिर जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर लेऑन बड़ी सफाई से जेनेसिस फूल का सैंपल टेडी बियर के अंदर छिपा देता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। वह मुस्कुराते हुए टेडी बियर वापस क्लोए को दे देता है और खुद बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड को उसके कोट के अंदर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए उसे शक हो जाता है। लेऑन बिना घबराए अपनी जेब से अपनी माँ की पुरानी घड़ी निकालकर दिखाता है। उस घड़ी पर लिखा होता है, हम सब बराबर हैं। गार्ड उस बात पर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह बस एक पुरानी बेकार घड़ी है, इसलिए वे लेऑन को जाने देते हैं। इस तरह लेऑन और क्लोए अपना मिशन पूरा करके जेनेसिस इंस्टीट्यूट से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद दोनों शहर के मुख्य चौक पर मिलते हैं। मुख्य चौक पर लगे बड़े बड़े पोस्टरों में क्लोए की पसंदीदा सिंगर मीरा के कॉन्सर्ट का विज्ञापन चल रहा होता है। दूसरे जेनेटिक्स लोगों से अलग मीरा अपने फैंस से सच में मिलना पसंद करती है, इसलिए वह एक खास कॉन्सर्ट रखने वाली होती है जहां वह ऑटोग्राफ भी देगी और अपने चुनिंदा फैंस से आमने सामने मिलेगी। यह सुनकर क्लोए की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत लेऑन से कहती है कि उन्हें भी कॉन्सर्ट में जाना चाहिए, लेकिन लेऑन साफ मना कर देता है। वह जानता है कि जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल लोगों का जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ के ज्यादातर जेनेटिक स्पेशल्स को इंसान तक नहीं समझते। अगर कोई गलती से भी उनके इलाके में घुस जाए तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दोनों अपने घर लौट आते हैं, जो शहर के दूसरे छोर पर बने स्पेशल
स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में है। यह इलाका देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है। न्यूक्लियर युद्ध के निशान आज भी हर तरफ दिखाई देते हैं। टूटी फूटी इमारतें, खराब सड़कें और हर कोने पर सरकारी गार्डों की कड़ी निगरानी यहाँ के लोगों के लिए यही रोज की जिंदगी बन चुकी है। चेकिंग पूरी होने के बाद लेओन एक पुराने सामान की दुकान पर चला जाता है। उधर घर पर क्लोए टीवी देख रही होती है, जहाँ सीनेटर केसलर का लाइव इंटरव्यू चल रहा होता है। सीनेटर बड़े भरोसे के साथ बताते हैं कि उनकी नई योजना प्रपोजल 42 दुनिया बदल सकती है। इस योजना के तहत एक ऐसा खास कंपाउंड बनाया जाएगा जो स्पेशल लोगों को भी जेनेटिक्स में बदल सकेगा। अगर यह बिल पास हो गया तो दोनों वर्गों के बीच का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। क्लोए यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद आने वाले समय में स्पेशल लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन लेओन के चेहरे पर जरा भी भरोसा नहीं दिखता। वह सीनेटर केसलर को पहले से जानता है, इसीलिए वह क्लोए से कहता है कि ये सब सिर्फ लोगों को खुश करने वाले वादे हैं, असलियत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर पहुंचते हैं। ये वही घर होता है जो कभी क्लोए के माता पिता का था। घर के अंदर लेओन ने अपनी छोटी सी लैब बना रखी होती है। यहीं वह रोबोटिक आर्मर, प्रोस्थेटिक पार्ट्स और दूसरी मशीनें तैयार करता है। दूसरी तरफ क्लोए अलग अलग तरह के पौधों पर अपने छोटे छोटे प्रयोग करती रहती है। अब जबकि लेओन के पास जेनेसिस फ्लावर का सैंपल आ चुका है, उसे लगता है कि उसकी किस्मत बदल सकती है। वह तुरंत उस फूल से खास कंपाउंड निकालने का काम शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह इसमें सफल भी हो जाता है। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने ग्राहकों से मिलकर रोबोटिक पार्ट्स और एनर्जी चार्ज बेचते हैं और किसी तरह अपना गुजारा चलाते हैं। रात होते होते दोनों आराम करने ही वाले होते हैं कि तभी लेओन के पास एक कॉल आती है। फोन करने वाला आदमी जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट में एक रसोइये की नौकरी करता है। उसका एक्सोस्केलेटन खराब हो गया होता है, इसलिए वह लेओन से तुरंत उसे ठीक करने की गुजारिश करता है। इतना ही नहीं, वह इस काम के बदले 3 गुना पैसे देने की भी बात कहता है। क्लोए तुरंत इस काम के खिलाफ हो जाती है। वह जानती है कि बिना इजाजत किसी स्पेशल का जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट में जाना कानून के खिलाफ है और पकड़े जाने पर अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन लेओन इतना बड़ा मौका छोड़ना नहीं चाहता। वह क्लोए को बताता है कि उसे वहां पहुंचने का एक गुप्त रास्ता पता है, जिससे बिना किसी की नजर में आए अंदर जाया जा सकता है। खतरा बड़ा था, लेकिन क्लोए आखिरकार लेओन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों चुपचाप जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां वह रसोइया उनका इंतजार कर रहा होता है। लेओन बिना समय गंवाए उसके खराब एक्सोस्केलेटन की मरम्मत शुरू कर देता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर नकाब पहने हथियार बंद लोगों का एक गिरोह घुस आता है। इन्हें एंटी जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अंदर आते ही वे किसी को भी मौका नहीं देते और अंधाधुंध हमला शुरू कर देते हैं। पूरे रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच खतरे का अलार्म भी बज उठता है। रसोइया अपना ठीक हुआ एक्सोस्केलेटन पहनकर बाहर देखने जाता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल वह बुरी तरह घायल होकर वापस लौटता है। मरते मरते वह सिर्फ इतना कह पाता है कि हमला एंटी जेनेटिक्स ने किया है, और फिर लेओन और क्लोए की आंखों के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर क्लोए बुरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत लेओन को वहां से निकलने के लिए कहती है। दोनों पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वह इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद होता है। उसी समय बाहर से सिक्योरिटी गार्डों के कदमों की आवाज आने लगती है। हालात को देखते हुए लेओन एक बड़ा फैसला करता है। वह मरे हुए रसोइये का एक्सोस्केलेटन खुद पहन लेता है। जैसे ही वह आर्मर उसके शरीर पर फिट होता है, लंबे समय बाद पहली बार उसके पैर हिलने लगते हैं। वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन खुशी मनाने का समय नहीं होता। उसी वक्त एंटी जेनेटिक्स के लोग रसोई तक पहुंच जाते हैं। लेओन और क्लोए जल्दी से काउंटर के पीछे छिप जाते हैं। हमलावर पूरे किचन की तलाशी लेते हैं। जाते जाते वे अपनी पहचान का निशान दीवारों पर स्प्रे कर देते हैं और यह देखने लगते हैं कि कहीं कोई गवाह तो नहीं बचा। जब उन्हें लगता है कि वहां कोई नहीं है तो वे वापस मुड़ने लगते हैं, लेकिन तभी लेओन के पहने हुए एक्सोस्केलेटन में अचानक खराबी आ जाती है। मशीन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और लेओन अनजाने में खड़ा हो जाता है। बस यहीं से उसकी मौजूदगी सबके सामने आ जाती है। गिरोह का नेता तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे खत्म कर दो, लेकिन इस बार लेओन भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह एक्सोस्केलेटन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमलावरों पर टूट पड़ता है। कभी जोरदार मुक्के मारता है तो कभी रसोई के बर्तन उठाकर उनकी तरफ फेंक देता है। लड़ाई के दौरान उसका एक वार सीधे गिरोह के लीडर के चेहरे पर लगता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि उसका मास्क नीचे गिर जाता है और तभी लेओन एक ऐसी चीज देखता है जो पूरी कहानी बदल देती है। उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ा और गहरा निशान बना हुआ था। लड़ाई का फायदा उठाकर लेओन और क्लोए वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं और गुप्त रास्ते से वापस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही दोनों टीवी चालू करते हैं। हर न्यूज चैनल पर उसी रेस्टोरेंट हमले की खबर चल रही होती है, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगता है जब पता चलता है कि सिक्योरिटी कैमरों में उनकी तस्वीरें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब पुलिस और पूरी दुनिया उन्हें ही इस हमले का सबसे बड़ा संदिग्ध मान रही होती है। कुछ देर बाद टीवी पर इस मामले की जांच कर रहे कैप्टन ह्यूजेस
का इंटरव्यू दिखाया जाता है। जैसे ही लेयोन उसकी शक्ल देखता है वह एकदम सन्न रह जाता है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि रेस्टोरेंट में जिस एंटी जेनेटिक्स लीडर से उसकी लड़ाई हुई थी उसके चेहरे पर भी बिल्कुल यही बड़ा निशान था, यानी अब सच्चाई साफ हो चुकी थी। कैप्टन ह्यूजेस जो बाहर से कानून का रखवाला बनकर घूम रहा है वही अंदर ही अंदर एंटी जेनेटिक्स गिरोह का असली सरगना है। क्लोए यह बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि एक सुरक्षा अधिकारी खुद ऐसे हमले क्यों करवाएगा। लेयोन अब पूरी बात समझ चुका होता है। उसे यकीन हो जाता है कि कैप्टन ह्यूजेस खुद जेनेटिक्स पर हमले करवा रहा है और फिर उनका इल्जाम स्पेशल लोगों पर डाल देता है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, अगर लोग स्पेशल से और ज्यादा नफरत करने लगेंगे तो सरकार स्पेशल फोर्स को उनके खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने की पूरी छूट दे देगी। लेकिन लेयोन समझ जाता है कि ह्यूजेस यहीं नहीं रुकेगा। उसे अपने प्लान को पूरा करने के लिए इससे भी बड़ा हमला चाहिए होगा। तभी क्लोए को अचानक याद आता है कि उसी रात मशहूर सिंगर मीरा का कॉन्सर्ट होने वाला है। अगर उस कॉन्सर्ट में कोई बड़ा हमला हो गया तो पूरा इल्जाम फिर से स्पेशल लोगों पर आएगा और उसके बाद पूरे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। घबराकर क्लोए लेयोन से पूछती है कि वे इतने सारे लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन लेयोन का जवाब सुनकर वह हैरान रह जाती है। वह कहता है कि उन्हें किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। सबसे समझदारी का काम यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके अपना सामान उठाओ और इस देश को छोड़कर निकल चलो। क्लोए को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहती है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। लेकिन लेयोन ठंडे लहजे में जवाब देता है कि यह उनकी लड़ाई नहीं है। यह सुनते ही क्लोए का गुस्सा फूट पड़ता है। वह लेयोन को कायर कहती है, उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही पूरा घर शांत हो जाता है। क्लोए की बातें बार बार लेयोन के दिमाग में घूमने लगती हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद इस बार उसकी बहन सही कह रही है। तभी उसकी नजर अपने बनाए हुए एक्सोस्केलेटन पर पड़ती है। उसी पल उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह पूरी रात मेहनत करके अपने आर्मर को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाना शुरू कर देता है। इस बार वह उसकी पावर के लिए जेनेसिस फ्लावर से निकाले गए खास कंपाउंड का इस्तेमाल करता है। यानी अब यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि बेहद ताकतवर हथियार बनने वाला था। थोड़ी देर बाद क्लोए वापस घर लौटती है। वह देखती है कि लेयोन अपना नया आर्मर तैयार कर चुका है। लेयोन उसे पहनकर टेस्ट करना शुरू करता है। शुरुआत में उसे ठीक से चलना भी मुश्किल लगता है। बार बार उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिरने लगता है। लेकिन क्लोए हार नहीं मानती। वह अपने पौधों पर किए गए प्रयोगों की मदद से आर्मर में कई नए बदलाव सुझाती है। दोनों मिलकर उसमें नए हथियार जोड़ते हैं और उसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उनका नया एक्सोस्केलेटन पूरी तरह तैयार हो जाता है। उधर रात होते ही मीरा का बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। हजारों लोग उसे देखने के लिए जमा होते हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लोग भी दूर बाट के पीछे से कॉन्सर्ट देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि चारों तरफ भारी सुरक्षा तैनात रहती है। कॉन्सर्ट खत्म होते ही मीरा अपनी टीम के साथ बस की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक एंटी जेनेटिक्स का गिरोह वहां हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वे पूरी टीम को घेर लेते हैं। गिरोह का नेता मीरा को धमकी देता है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह वहीं सबको मार देगा। डरी हुई मीरा के पास उनकी वैन में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी अचानक ऊपर छत से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी लोग एक साथ ऊपर देखते हैं और वहां खड़ा होता है एक रहस्यमयी योद्धा। उसने सिर पर काला हुड पहन रखा है, चेहरे पर लोहे का मास्क है और पूरे शरीर पर एक बेहद ताकतवर एक्सोस्केलेटन चमक रहा है। अपनी असली पहचान छिपाए हुए लेयोन सीधा छत से नीचे कूदता है और एंटी जेनेटिक्स के सामने खड़ा हो जाता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि मीरा को तुरंत छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने नए आर्मर के हथियार चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मजेदार गड़बड़ हो जाती है। हथियार चलने की जगह उसके आर्मर के पीछे से छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं। ये देखकर एंटी जेनेटिक्स के सारे लोग हाके लगाकर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सामने कोई नौसिखियां खड़ा है, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी गायब हो जाती है। लेयोन अपने असली हथियार चालू कर देता है और उसके आर्मर से जहरीले पत्ते और मोटी जड़ें बिजली की रफ्तार से निकलकर हमलावरों पर टूट पड़ती हैं। कुछ ही सेकंड में कई लोग जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि एंटी जेनेटिक्स जल्दी ही संभल जाते हैं और एक साथ लेयोन पर हमला बोल देते हैं। उधर क्लोए इस मौके का फायदा उठाती है। वह मीरा के पास पहुंचकर कहती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो अभी इसी वक्त उसके साथ भागना होगा। मीरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। क्लोए पास में खड़ी एक कार चुरा लेती है और दोनों सीधे लेयोन की तरफ बढ़ते हैं। लेयोन भी किसी तरह हमलावरों से बचकर कार में बैठ जाता है। तीनों वहां से तेज रफ्तार में निकल जाते हैं और सीधे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही वे सबसे पहले चोरी की कार को घर के अंदर छिपा देते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत होता है तो मीरा आखिरकार पूछती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तब लेयोन उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि जिन एंटी जेनेटिक्स को पूरी दुनिया स्पेशल लोगों का विद्रोही संगठन समझती है, असल में वे स्पेशल लोग हैं ही नहीं। वे तो कैप्टन ह्यूजेस के आदेश पर काम करने वाले स्पेशल फोर्स के एजेंट हैं।
यानी पूरा खेल शुरू से ही लोगों को धोखा देने के लिए रचा गया था। सच्चाई सुनकर मीरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह लेओन और क्लोए का अपनी जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती है। फिर वह खुद लेओन के घावों का इलाज करने में उसकी मदद करती है। अब तीनों समझ जाते हैं कि अगर ह्यूजेस को नहीं रोका गया तो वह जल्द ही कोई और बड़ा हमला करेगा। उसी समय टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। हर चैनल पर मीरा के गायब होने की खबर दिखाई जा रही होती है। लेओन फैसला करता है कि किसी भी कीमत पर इस हमले को रोकना होगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें फैमिली प्लानिंग सेंटर पहुंचना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक शानदार प्लान आता है। वह और मीरा एक शादीशुदा जोड़े का नाटक करेंगे। वे दिखाएंगे कि वे अपने होने वाले बच्चे के लिए जेनेटिक एनहांसमेंट चुनने सेंटर आए हैं। मीरा बिना कोई सवाल किए इस प्लान के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह दोनों अपना भेष बदलकर फैमिली प्लानिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। लेओन इस बार एक स्टाइलिश रैपर जैसा लुक बनाकर आया होता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। सेंटर के अंदर कदम रखते ही वह पूरे इलाके का जायजा लेने लगता है। उसे पता है कि एंटी जेनेटिक्स किसी भी पल हमला कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले वह वहां मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता सोचता है। कुछ सेकंड बाद उसके दिमाग में एक और तरकीब आती है। वह सबके सामने मुस्कुराते हुए घोषणा करता है कि उसकी पत्नी एक खास म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने वाली है। लेओन की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी कर्मचारी, डॉक्टर और मरीज उत्साह में दूसरे हॉल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मीरा का लाइव परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। यही मौका लेओन चाहता था। जैसे ही पूरा हॉल खाली होता है वह तुरंत अपना भेष उतार देता है और अपना ताकतवर एक्सोस्केलेटन पहन लेता है। कुछ ही पल बाद उसकी आशंका सच साबित होती है। एंटी जेनेटिक्स का पूरा गिरोह सेंटर पर हमला करने पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उनके सामने अकेला लेओन खड़ा होता है। वह बिना डरे उन्हें मुकाबले की चुनौती देता है। फिर वह अपना नया हथियार निकालता है जो जेनेसिस पौधे के सैंपल से तैयार किया गया एक जहरीला स्मोक लॉन्चर होता है। जैसे ही वह उसे चलाता है जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है और कई हमलावर वहीं गिर पड़ते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही देर में वे चारों तरफ से लेओन को घेर लेते हैं। बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिरकार लेओन थक जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। मौका देखते ही एंटी जेनेटिक्स का लीडर उसके पास आता है। वह लेओन का मास्क खींचकर उतार देता है और बेरहमी से उसे मारना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि अब लेओन का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी अचानक सरकारी एजेंटों की एक टीम वहां पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही एंटी जेनेटिक्स के लोग तुरंत पीछे हटते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। खतरा टलने के बाद एक शख्स तेजी से लेओन के पास आता है। वह कोई और नहीं बल्कि सीनेटर केसलर होते हैं। वह राहत की सांस लेते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ लेओन इस हमले में बच गया। और तभी कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि सीनेटर केसलर लेओन के अपने पिता हैं। उन्होंने यह सब मीरा के कहने पर किया था। मीरा ने उन्हें पहले ही ह्यूजेस की पूरी साजिश के बारे में बता दिया था और मदद के लिए बुलाया था। उसी समय क्लोए भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लेओन सीनेटर केसलर का बेटा है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद लेओन भी शुरू से इसी साजिश का हिस्सा था। बिना उसकी कोई बात सुने वह वहां से चली जाती है। लेओन उसे रोकने के लिए पीछे भागना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि अभी उसकी हालत बहुत खराब है और सबसे पहले उसका इलाज होना जरूरी है। इसके बाद डॉक्टर उसे मेडिकल फैसिलिटी ले जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ मीडिया भी पहुँच जाता है। हर रिपोर्टर जानना चाहता है कि आखिर सेंटर में हुआ क्या था। सीनेटर केसलर इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। वह सबके सामने बताते हैं कि एक स्पेशल युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एंटी जेनेटिक्स से लड़ाई लड़ी और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। वह कहते हैं कि यही सबसे बड़ा सबूत है कि स्पेशल लोग किसी से कम नहीं हैं। इसलिए अब प्रपोजल 42 को मंजूरी मिलनी ही चाहिए। अगर यह कानून पास हो गया तो हर स्पेशल इंसान को भी जेनेटिक एनहांसमेंट का मौका मिलेगा और दोनों समाजों के बीच का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। एक और दिन बीत जाता है। लेओन अब अपने पिता की मेडिकल फैसिलिटी में इलाज करा रहा होता है। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी होती है। तभी केसलर उसके कमरे में आते हैं और उसकी तबीयत का हाल पूछते हैं। लेओन का पहला सवाल सिर्फ एक होता है, क्लोए कहाँ है? लेकिन केसलर बताते हैं कि उनके एजेंट अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी चिंता अपने बेटे को पूरी तरह ठीक करना है। वह भरोसा दिलाते हैं कि उनकी मेडिकल टीम की मदद से लेओन फिर से अपने पैरों पर सामान्य इंसान की तरह चल सकेगा। लेकिन लेओन को अपने पिता की बातों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। वह केसलर को याद दिलाता है कि उन्होंने पहले भी यही इलाज उसकी माँ पर आजमाया था और उसी प्रक्रिया में उनकी जान चली गई थी। ये सुनकर केसलर का चेहरा उतर जाता है। उन्हें अपने पुराने फैसले पर आज भी गहरा पछतावा होता है। अपने बेटे का भरोसा जीतने के लिए वे अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकालते हैं। वह बताते हैं कि यह लेओन की माँ का आखिरी खत है जो उसने मरने से पहले उसके लिए लिखा था। जब लेओन वह खत खोलता है तो उसके अंदर उसकी माँ का आखिरी संदेश होता है। उसकी माँ उससे कहती है कि वह अपने पिता को माफ कर दे। वह यह भी कहती है कि अपनी ताकत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों की मदद करने में लगाए जिन्हें सच में उसकी जरूरत है। अपनी माँ के ये शब्द पढ़कर लेओन पूरी तरह भावुक हो जाता है। कुछ पल के लिए केसलर अपने बेटे से रिश्ता
रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मीरा कमरे में आ जाती है और लेओन से कहती है कि थोड़ा बाहर चलकर ताजी हवा लेते हैं। दोनों अस्पताल से बाहर निकलकर उसी कैंप में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे स्पेशल लोग इलाज का इंतजार कर रहे होते हैं। यहीं लेओन की मुलाकात फिर से क्लोए से होती है। क्लोए दौड़कर उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसे लेओन पर शक नहीं करना चाहिए था। लेओन भी बिना कोई शिकायत किए उसे माफ कर देता है और दोनों फिर से पहले की तरह एक हो जाते हैं। इसके बाद लेओन, क्लोए और मीरा मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें प्रपोजल 42 की असली सच्चाई पता करनी होगी। लेकिन सारी जरूरी फाइलें हाई सिक्योरिटी लैब में रखी हुई हैं। अगर सच जानना है तो किसी न किसी तरह उस लैब के अंदर घुसना ही पड़ेगा। तीनों इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी लेओन की मुलाकात अपने एक पुराने ग्राहक से होती है। उस ग्राहक के पास एक खास साइबर कैमरा होता है। उसे देखते ही लेओन के दिमाग में एक शानदार प्लान आ जाता है। वह कैमरा उधार ले लेता है और सबको बताता है कि अब बिना पकड़े पूरी लैब की सच्चाई सामने लाई जा सकती है। कुछ ही देर बाद इलाज के लिए पहला स्पेशल स्वयंसेवक लैब के अंदर ले जाया जाता है। उसी समय क्लोए चुपके से वेंटिलेशन की सुरंग के रास्ते लैब में घुस जाती है। उसके पास वही साइबर कैमरा होता है जिससे वह अंदर की हर चीज रिकॉर्ड करने लगती है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। स्वयंसेवक को एक बड़ी मशीन के अंदर लिटाया जाता है। मशीन धीरे धीरे उसके दिमाग से जैविक सामग्री निकालना शुरू कर देती है। उसी वक्त लैब में सीनेटर केसलर और कैप्टन ह्यूजेस भी पहुंच जाते हैं। ह्यूजेस केसलर से पूछता है कि आखिर यह इलाज काम कैसे करेगा। केसलर पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। वह बताते हैं कि इस इलाज के लिए स्पेशल लोगों के दिमाग से निकाली गई जैविक सामग्री को जेनेटिक कंपाउंड के साथ मिलाना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। यह सामग्री निकालने की प्रक्रिया मरीज के दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा देती है। यानी जिस इलाज को दुनिया स्पेशल लोगों के लिए उम्मीद मान रही है वह असल में उनके लिए बिल्कुल बेकार है। इतना ही नहीं, यह प्रक्रिया उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। फिर केसलर एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। वह कहते हैं कि उनका असली मकसद पूरी दुनिया के स्पेशल लोगों का इलाज करना नहीं है। उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक इंसान है, उनका बेटा लेओन। वह लेओन को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में जैविक सामग्री चाहिए। कैप्टन ह्यूजेस के सवाल का जवाब सुनकर क्लोए के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पूछता है कि जब इन स्पेशल वॉलंटियर्स से जरूरी जैविक सामग्री निकाल ली जाएगी तब उनका क्या होगा। सीनेटर केसलर बिना जरा भी हिचकिचाए जवाब देते हैं कि उसके बाद इन लोगों की कोई जरूरत नहीं बचेगी। उनके मुताबिक ये सभी लोग बेकार हैं, इसलिए इन्हें खत्म कर देना ही सबसे सही होगा। इतना ही नहीं, मशीन के अंदर लेटे उस बेबस मरीज को भी मारने का फैसला पहले ही किया जा चुका होता है। ये सब अपनी आंखों से देखकर क्लोए पूरी तरह हिल जाती है। वह तुरंत वेंटिलेशन के रास्ते बाहर निकलती है और भागते हुए कैंप में पहुंच जाती है। वह रिकॉर्ड की हुई पूरी वीडियो लेओन और मीरा को दिखाती है। सच्चाई सामने आते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे इस बात का गहरा पछतावा होता है कि उसी ने केसलर पर भरोसा करके उन्हें सारी जानकारी दी थी। लेकिन लेओन हार मानने वालों में से नहीं था। वह कहता है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर यह रिकॉर्डिंग सही लोगों तक पहुंच गई तो केसलर और ह्यूजेस की पूरी साजिश दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। ये वीडियो सिर्फ फैसिलिटी के कंट्रोल रूम से ही पूरे सिस्टम में भेजी जा सकती थी और उससे पहले लेओन को अपना एक्सोस्केलेटन वापस चाहिए था। तभी क्लोए मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड से चाबी चुरा ली थी। उसे यह भी पता है कि लेओन का आर्मर कहाँ छिपा कर रखा गया है। ये सुनकर लेओन की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह कैंप में मौजूद सभी स्पेशल लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें केसलर और ह्यूजेस की पूरी सच्चाई बता देता है। फिर वह उनसे कहता है कि अगर आज वे साथ नहीं लड़े तो कल उन सब की मौत तय है। ये सुनकर सभी स्पेशल लोग उसके साथ खड़े होने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन सीनेटर केसलर हमेशा की तरह लेओन के कमरे में आते हैं। उनके चेहरे पर खुशी होती है। वह कहते हैं कि आखिरकार उन्हें ऐसा इलाज मिल गया है जिससे लेओन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, लेओन अचानक उनका गला पकड़ लेता है। फिर वह अपने ऊपर पड़ा कंबल हटाता है। नीचे उसका ताकतवर एक्सोस्केलेटन पहले से ही पहना हुआ होता है। अब साफ हो जाता है कि लेओन अपना आर्मर वापस हासिल कर चुका है। वह अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहता है कि उसे उनकी पूरी साजिश के बारे में सब पता चल चुका है। फिर वह गुस्से में पूछता है, सिर्फ मुझे ठीक करने के लिए आप इतने मासूम लोगों की जान कैसे ले सकते हैं। केसलर भी आखिरकार सच स्वीकार कर लेते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने यह सब सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। वे कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए कि उनका बेटा एक स्पेशल बनकर पैदा हुआ, न कि एक जेनेटिक। लेकिन इस बार लेओन का जवाब बिल्कुल साफ होता है। वह कहता है कि उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। अगर उसकी जिंदगी बचाने की कीमत हजारों बेगुनाह लोगों की जान है तो उसे ऐसा इलाज कभी नहीं चाहिए। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है और सीधे क्लोए के पास पहुंचता है। दोनों मिलकर कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ते हैं। उनका मकसद रिकॉर्डिंग को पूरे देश में भेजना होता है। लेकिन कंट्रोल रूम के सभी कंप्यूटर भारी सिक्योरिटी से लॉक होते हैं। क्लोए उन्हें हैक करने की कोशिश करती है। वह लेओन से कहती है कि
सिस्टम तो खुल जाएगा, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। लेऑन समझ जाता है कि जब तक क्लोए अपना काम पूरा करती है, उसे बाहर जाकर बाकी स्पेशल लोगों की रक्षा करनी होगी। वह कंट्रोल रूम छोड़कर कैंप की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात मीरा से होती है। मीरा बिना कुछ कहे उसके पास आती है, उसे प्यार से किस करती है और बस इतना कहती है, अपना ध्यान रखना और जिंदा वापस आना। लेऑन हल्की सी मुस्कान देता है, अपना लोहे का मास्क पहनता है और आखिरी लड़ाई के लिए कैंप की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पहले से ही कैप्टन ह्यूजेस और उसकी पूरी फौज उसका इंतजार कर रही होती है। ह्यूजेस चारों तरफ नजर घुमाकर हंसते हुए कहता है, बस तुम अकेले आए हो। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। कैंप में छिपे सभी स्पेशल लोग एक एक करके बाहर निकल आते हैं। इस बार वे भागने नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए लड़ने आए थे। देखते ही देखते दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर लेऑन सीधे कैप्टन ह्यूजेस के सामने पहुंच जाता है। दोनों के बीच जोरदार मुकाबला होता है, लेकिन इस बार ह्यूजेस काफी भारी पड़ता है। वह लगातार हमला करता है और आखिरकार लेऑन को जमीन पर गिरा देता है। उसके एक्सोस्केलेटन को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। अब लेऑन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह किसी तरह पीछे हटते हुए फैसिलिटी की लैब तक पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते ही वह एक मशीन चालू करता है, जिससे उस कांच के गुंबद का लॉक खुल जाता है, जिसमें जेनेसिस ट्री का सैंपल रखा होता है। लेऑन अपने हथियार से कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैप्टन ह्यूजेस फिर से वहां पहुंच जाता है। वह लेऑन पर लगातार हमला करता है। कमजोर हो चुके आर्मर की वजह से लेऑन खुद का बचाव नहीं कर पाता। ह्यूजेस एक जोरदार लात मारता है और लेऑन उड़कर सीधे कांच के गुंबद से टकरा जाता है। पूरा कांच टूटकर बिखर जाता है। अब ह्यूजेस आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक उसी पल लेऑन अपना आखिरी दांव फेल देता है। वह जेनेसिस ट्री से एक फूल तोड़ लेता है। जैसे ही फूल टूटता है, पूरा पौधा अपनी सुरक्षा के लिए जहरीले कांटे छोड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में वे कांटे सीधे ह्यूजेस के शरीर में धंस जाते हैं। ह्यूजेस दर्द से तड़प उठता है और इसी के साथ लेऑन इस जानलेवा लड़ाई में जीत जाता है। उधर कंट्रोल रूम में क्लोए और मीरा भी अपना काम पूरा कर चुकी होती हैं। वे केसलर और ह्यूजेस की पूरी रिकॉर्डिंग सरकार तक भेज देती हैं। कुछ ही मिनटों में सरकारी एजेंसियां पूरे बेस को चारों तरफ से घेर लेती हैं। सारी गैर कानूनी गतिविधियां तुरंत बंद कर दी जाती हैं। प्रपोजल 42 हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। साथ ही सीनेटर केसलर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो जाता है, लेकिन केसलर पहले ही वहां से फरार हो चुका होता है। सरकार को सिर्फ एक कंटेनर मिलता है जिसमें इलाज रखा गया था, लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो पता चलता है कि बोतल पूरी तरह खाली है, यानी केसलर इलाज अपने साथ ले गया था। कुछ दिनों बाद इस जीत का असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगता है। स्पेशल और जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट के बीच की दीवारें हटा दी जाती हैं। अब स्पेशल लोग भी बिना किसी डर के पूरे शहर में आजादी से आ जा सकते हैं। हर तरफ जश्न का माहौल होता है। लोग उस रहस्यमयी नकाबपोश हीरो की तारीफ करते हैं, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबकी जिंदगी बदल दी। हालांकि उसकी असली पहचान आज भी बहुत कम लोगों को पता होती है। कुछ समय बाद लेऑन, क्लोए और मीरा साथ में घूमने निकलते हैं। तीनों खुश होते हैं कि आखिरकार उन्होंने दुनिया को पहले से बेहतर बना दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि दूर खड़ा एक शख्स चुपचाप उन्हें देख रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि सीनेटर केसलर होता है। उसने अपना चेहरा हुड से ढक रखा होता है। अब साफ हो जाता है कि उसने वही इलाज खुद पर इस्तेमाल कर लिया है और उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद बचा है, बदला। वह उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके प्लान को बर्बाद किया, यहाँ तक कि अपने ही बेटे लेऑन से भी। यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।